हार मानने वाले हैं। जीतेंगे, फ्लोरा घूसखोर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। शिंदे की सेंध मारी, उद्धव पर मुसीबत भारी। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने। देख रहे कि मातोश्री के यहाँ पर गेट बंद। मुनहार के बाद उद्धव ठाकरे का यलकार। सरकार वाराणसी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा का। संकट में सरकार, पवार करेंगे बेड़ा पार। शिंदे की ढाई चाल, बच पाएगी उद्धव सरकार। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में एक सीन ने तहलका मचा दिया है। कल तक उद्धव ठाकरे हथियार डालकर एकनाथ शिंदे के सामने नतमस्तक नजर आ रहे थे, तो अब वही शिंदे के खिलाफ शंखनाद कर रहे हैं। सरकार बचाने की जद्दोजहद के साथ उद्धव ठाकरे अब शिवसेना बचाने के मिशन में जुट गए हैं। पवार के कल दिए बयान के बाद उद्धव गुट सक्रिय हो गया है और एकनाथ के खिलाफ मुंबई में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो सवाल ये कि क्या पवार का पावर और उद्धव की आक्रामकता शिवसेना को टूटने से बचा पाएगी? एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर। डायरेक्टर कौन है, साइड एक्टर क्या रोल अदा कर रहे हैं और आखिरी सीन क्या होगा, ये तो लगभग सबको पता है। बस नहीं पता तो ये कि इस पिक्चर का हीरो कौन है और विलेन कौन है जिसका पलड़ा भारी है। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। एकनाथ शिंदे की बगावत से कल तक उद्धव ठाकरे हताश और निराश नजर आ रहे थे। वो बागी विधायकों से गुहार लगा रहे थे कि लौट आओ, बात करो, जो कहोगे वो मान लूंगा। लेकिन सरकारी निवास वर्षा से मातोश्री पहुंचते ही जैसे उद्धव ठाकरे में नई जान आ गई। मुंबई में समर्थकों का हुजूम और कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उद्धव ठाकरे एक बार फिर यलगार करने लगे। उन्होंने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई और कहा कि कोरोना के कारण आंखों में पानी है, ये आंसू नहीं है। ठाकरे और शिवसेना का नाम लिए बिना बागियों का कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार ना करना बागियों की राक्षसी महत्वाकांक्षा है। मैंने जिद नहीं छोड़ी है, मेरी जिद अभी भी कायम है। पेड़ के फूल ले जा सकते हो, डालियां भी ले सकते हो, लेकिन इनके बच्चों को नहीं ले जा सकते। मैंने वर्षा छोड़ दिया, लेकिन हठ नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में जो स्थिति निर्माण हुई, कुछ विधायकों ने निर्माण की है, शिवसेना ऐसी स्थिति से डरती नहीं है। शिवसेना ऐसी स्थिति में और ताकत से काम करती है। पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का जो आदेश आएगा, उस आदेश के मुताबिक हम काम करेंगे। अरे सारे शिवसैनिक नवी मुंबई में वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उनके आदेश के मुताबिक और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे उनके आदेश के मुताबिक काम करेंगे। उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ते जोड़ते अब हाथ उठाकर
अपने समर्थकों का आह्वान करने लगे हैं। एकनाथ शिंदे को चुनौती देने लगे हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ जहर भी उगल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायकों को लालच देकर अपनी तरफ खींचा गया। एकनाथ शिंदे के लिए क्या नहीं किया, नगर विकास मंत्रालय दिया। यही नहीं, उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बोलते थे कि हम मरने पर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो मरने के पहले ही छोड़कर चले गए। ये पहली बार ये शिवसेना के साथ ही हुआ है। जिन लोगों पे भरोसा किया, कुछ तो परिवार वालों पे भरोसा किया, उन्होंने काम ऐसा किया है। हर बार जब भी जाते थे, किसी न किसी को दोष देकर जाते थे, 2/3 की बात करते थे, सभी नाकामयाब रहे, ये भी नाकामयाब। जाहिर है, मुख्यमंत्री पद जाता तो जाता, लेकिन जब उद्धव को ये लगा कि पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथों से खिसक जाएगी, तो उन्होंने भी हल्ला बोलने का फैसला कर लिया। अपने समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगे तो कई दिनों से नदारत आदित्य ठाकरे भी मैदान में कूद पड़े। आदित्य ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपनी पार्टी और सरकार को बचाने के लिए आंदोलन जैसी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि आता लढायचं तर आहे, पण जिंकायचंच आहे आणि म्हणून आपण इथे जिंकलो। हे 2-4 दिवस हे सगळं नाट्य चाललेलं आहे, ते काही नवीन नाही। हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती। त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे। कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच। उधर एकनाथ शिंदे लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बागी विधायकों की नुमाइश कर पार्टी में अपनी वक़्त दिखा रहे हैं। लांडे का गुवाहाटी पहुंचना तस्दीक करता है कि शिंदे शिवसेना के नए साहेब बनने के लिए कमर कस चुके हैं। ज्याच्यामध्ये जे नोटीस आणि जे पिटिशन फाईल केलेलं आहे डिस्क्वालिफिकेशनचं आमच्या आमदारांच्या विरुद्धचं, ते बेकायदेशीर आहे। ते टोटली इल्लीगल आहे। कारण मायनॉरिटी मध्ये जे व्हीप आणि गटनेता आहे त्याला अशा प्रकारचं डिस्क्वालिफिकेशन करण्याचा अधिकार नाही। त्यामुळे हे डिस्क्वालिफिकेशन बेकायदेशीर होऊ शकतं आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटी पेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे। एकनाथ शिंदे ताल ठोक रहे हैं। उनके समर्थक सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब उद्धव ठाकरे की आक्रामकता कितना असर दिखाएगी? क्या उद्धव पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पाले में रख पाएंगे? क्या उद्धव एकनाथ के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या सड़क पर आकर उद्धव अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? सबने पूरे एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हम लोग उतरे। विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन पार्टी के हम सब रहेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने विधायक बनाया है, यही लोग हैं जो लोकसभा में खासदार बनाते हैं, और ये उनको पता है। यही सोच विचार करके आदरणीय उद्धव जी ने जब कहा कि आप मेरे साथ हो के नहीं, तो उन्होंने कहा यस, पूरे शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ हैं। दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। महाराष्ट्र की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। कल तक उद्धव सरेंडर मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे से युद्ध लड़ने को तैयार है। मतलब साफ है कि अब फ्लोर टेस्ट होगा और उसी में तय होगा कि उद्धव में है दम या शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें, कैसे एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स फाड़े गए। उनके खिलाफ अब उद्धव समर्थकों का ये प्रदर्शन है और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन कुछ जगहों पर, नासिक की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर स्याही फेंकी गई है, और मुंबई की तस्वीर आप देखिए जहां पर शिंदे के समर्थकों ने जब एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगाए थे, तो अब उद्धव के समर्थक उन्हें वहां से हटा रहे हैं, उन्हें फाड़ रहे हैं पोस्टर्स को। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का गणित किसके पक्ष में दिख रहा है। ये आपके मन में भी होगा और ये समझना आपके लिए जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा में 287 सीट हैं, यानी
बहुमत के लिए 144 विधायकों का समर्थन जरूरी है। फिलहाल शिंदे गुट और बीजेपी को मिलाकर 156 विधायकों की संख्या बल है, जो सामान्य बहुमत से ज्यादा है। वहीं एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव के साथ फिलहाल सिर्फ 115 विधायक नजर आ रहे हैं। दरअसल शिंदे गुट ने 42 शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी के 106 विधायक हैं। 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी और शिंदे गुट को मिल रहा है। यानी कुल 156 विधायकों का समर्थन बीजेपी और शिंदे गुट के पास है। ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 42 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना के साथ 13 विधायक ही बचे हैं और एनसीपी के 53 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 44 विधायक भी अघाड़ी के साथ हैं। इसके अलावा 5 अन्य विधायकों का समर्थन भी उद्धव सरकार को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 115 बैठता है, जो सरकार बचाने के लिए काफी कम है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार मातोश्री पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। उद्धव ठाकरे से अहम बैठक उनकी जारी है। मातोश्री में महाराष्ट्र संकट पर यह मंथन हो रहा है। अजित पवार, जयंत पाटिल भी इस बैठक में शामिल हैं। और आपको बता दें कि शिवसेना सांसद विनायक रावत, धैर्यशील माने शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर भी बैठक में मौजूद हैं। और ये बहुत अहम बैठक है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो आक्रामक हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि उन्हें सहारा है तो शरद पवार का, और इसीलिए ये मंथन इस वक्त बहुत जरूरी है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत से पस्त हुई शिवसेना को अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चमत्कार की उम्मीद है। कल तक लाचार दिख रही शिवसेना आज संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात के बाद एकदम से एक्टिव दिखी। पवार से मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागियों को ललकारा और सदन से सड़क तक निपटने की चुनौती दे दी। राउत ने शरद पवार की तारीफ भी की और उन्हें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता भी बता दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद महाराष्ट्र में छिड़ी सियासी महाभारत में जो एक चेहरा लगातार चर्चा में है, वो है संजय राउत। शिवसेना में टूट के बीच संजय राउत के बयान चर्चा बटोर रहे हैं। राउत कल तक कह रहे थे कि अगर 24 घंटे के अंदर शिंदे और उनके समर्थक विधायक वापस लौटते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से निकलने पर विचार करने के लिए तैयार है। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद उनके तेवर बदले हुए नजर आए। वो बागियों को ललकारते दिखे। ठीक आहे, शिवसेनेचा आकडा कमी झालेला आहे। लोकशाही बहुमत हे आकड्यांवर चालतं, पण मी पुन्हा सांगतो, आकडा आणि बहुमत फार चंचल असतं। ज्या दिवशी हे आमदार इथे मुंबईत येतील त्यानंतर त्यांच्या निष्ठेची किया और चैलेंज किया, उसमें आप फर्क समझ लीजिए। अब मैं बोलता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आइए। अगर आपके पास बहुमत है तो हिम्मत दिखाइए सिद्ध करने की। अगर आपके पास एमएलए है और वो आपके साथ खुशी से बैठे हैं तो दिखाइए सामने आकर। दरअसल गुरुवार को मीडिया के सामने आए संजय राउत लाचार नजर आ रहे थे। शिंदे के समर्थन में 40 से ज्यादा शिवसेना विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने के बाद उन्होंने हथियार डालने के संकेत दिए थे। एक दिन पहले तो राउत ने ये तक कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। शिवसेना के हाथ से बाजी निकलते देख महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार ने कमान संभाली। गुरुवार को एनसीपी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद आज उनकी संजय राउत से मुलाकात हुई। शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत आत्मविश्वास से भरे दिखे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग नजर आई। राउत ने बागियों को सीधे सीधे सदन से लेकर सड़क तक निपटने की चुनौती दे दी। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे।
जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। इस दौरान राउत ने पवार की तारीफ में भी कसीदे पढ़े। उन्हें बाला साहेब ठाकरे के बाद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बताते। पवार साहब पूरे तरह से इस देश के हमारे नेता है। बाला साहब ठाकरे जी के बाद इस राज्य का और देश के सबसे वरिष्ठ नेता है। और आपको एक और तस्वीर इस वक्त की दिखा दें। मातोश्री के अंदर एक तरफ तो शरद पवार समेत कई दिग्गज नेताओं की बैठक चल रही है उद्धव ठाकरे के साथ, वहीं बाहर जो समर्थक हैं वो बैंड बजा रहे हैं। आप ये देखिए, बैंड बाजा लेकर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि अभी भी जो हौसला है वो टूटा नहीं है, अभी भी उत्साह कार्यकर्ताओं में उतना ही है जैसे पहले था। किसी भी तरह की कोई टूट इस उत्साह को तोड़ नहीं सकती। तो शरद पवार के साथ इस वक्त उद्धव ठाकरे की मातोश्री के अंदर जो बैठक चल रही है काफी देर से, और अभी लंबी वो चलने वाली है जो उम्मीद की जा रही है, लेकिन उतने में ही बाहर देखिए जो समर्थक हैं वो पहुंच गए हैं बैंड बाजा लेकर, और ये शक्ति प्रदर्शन है एक तरह। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि शिवसेना ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। शिवसेना के सभी बड़े पदाधिकारियों की कल एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक तरफ मातोश्री में एनसीपी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक चल रही है, और इस वक्त की बड़ी जानकारी कि शिवसेना ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें शिवसेना के जो सभी बड़े पदाधिकारी हैं वो इसका हिस्सा होंगे, यानी कि इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब आगे की रणनीति पर शिवसेना काम कर रही है। ये एक तरह से संकेत एकनाथ शिंदे को देने की कोशिश है कि हमारी ओर से भी कोई भी पूरी कोशिश की जा रही है, कोई चूक नहीं की जाएगी और पूरा समर्थन हमें भी मिल रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब मुश्किल में है। शिंदे की चाल से उद्धव ठाकरे और शिवसेना बेहाल नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी में बैठे शिंदे का अगला कदम क्या होगा। एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे या सीधे मुंबई? एकनाथ शिंदे क्या बाकी बचे शिवसेना विधायकों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे? एकनाथ के प्लान ऑफ एक्शन पर हमारी ये रिपोर्ट आती है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी शिंदे कैंप में शामिल हो गए। दिलीप लांडे जब गुवाहाटी के होटल पहुंचे तो शिंदे समर्थकों का जोश हाई था। होटल में पहले से मौजूद विधायक दिलीप लांडे से गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान शिंदे समर्थकों का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। दरअसल शिंदे गुट ने शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक शिवसेना विधायकों की तस्वीरें दुनिया को दिखा चुके हैं। कई निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। इसीलिए शिवसेना की हर धमकी, हर चुनौती का बागियों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच आज दिन भर एकनाथ शिंदे के अगले कदम पर चर्चाएं होती रहीं। दोपहर करीब 12:30 बजे जब गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से एक गाड़ी बाहर निकली तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस गाड़ी में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे सवार थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जब अचानक शिंदे होटल से बाहर निकले तो खबर आई कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। इसके बाद खबर फैली कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हैं। बाद में खबर आई कि वो मां कामाख्या देवी के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच खबर फैली कि शिंदे दिल्ली रवाना होने वाले हैं। हालांकि कुछ देर में खबर आ गई कि शिंदे वापस रेडिसन ब्लू होटल लौट गए हैं। बहरहाल विधायकों का जादुई आंकड़ा पूरा होने के बाद शिंदे गुट के अगले कदम का सभी को इंतजार है। माना जा रहा है कि अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस बीच शिवसेना ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की भी चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को भेजी है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है कि उनके साथ शिवसेना के 2/3 से भी ज्यादा विधायक हैं।
इसलिए ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे आमदार आज एकत्र आलेले आहेत त्यांनी ठरवलेलं आहे, अशी एक नोटीस नाही 10 नोटीस आल्या तरी सुद्धा घाबरण्याचं कारण नाही, कारण क्लिअर मेजॉरिटी जी आहे आज। इस बीच शिंदे के समर्थक विधायक महेंद्र दलवी ने जी न्यूज से खास बातचीत में 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। लोग जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अभी कितने विधायक वहां पर शिवसेना के हैं, कोई आंकड़ा आपके पास हो? 8 है निर्दलीय जी और 42 है पार्टी। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप, क्यों आप लोग छोड़कर गए हैं शिवसेना और अपने गढ़ को? ये जो महाआघाड़ी बनी थी 5 राज्य में, एनसीपी के सब बड़े नेता हैं, वो सब पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने नहीं देते शिवसेना को। ये हमारा ये था। एक बात बताइए, आप लोग अगर सारे विधायक जो एक साथ बागी होके वहां पर पहुंचे हैं, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? एनसीपी के साथ आने की मुहिम चल रही है, शिंदे जी जो कहेंगे आप लोग वो मानेंगे? यस। और वापसी का कोई इरादा नहीं है आप लोगों का? नहीं, कोई इरादा कैसे नहीं है। आज राज्यपाल को हम लोग पूरा ये सबमिशन देंगे, तो बताएंगे क्या है क्या नहीं है। सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे? जरूर रखेंगे। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर राज्य के सियासी संकट में दखल देने की मांग की है। यानी महाराष्ट्र की सियासत में शह मात का खेल तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि डिप्टी स्पीकर के जरिए शिवसेना ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करवाने की चाल चल दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे गुट किस तरह इस चाल की काट निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में क्या हो सकता है। शिवसेना की मांग पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को निलंबित कर सकते हैं। अगर निलंबित हुए तो ये 16 बागी विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के फैसले को शिंदे गुट अदालत में चुनौती दे सकता है। शिंदे गुट और बीजेपी के पास डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का विकल्प भी है। अविश्वास प्रस्ताव आया तो डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, यानी विधायकों की अयोग्यता पर भी डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं ले पाएंगे। एक और विकल्प यह है कि पूरे मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दखल दें, जिसकी मांग बीजेपी की तरफ से भी हुई है। राज्यपाल सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि वो विश्वास प्रस्ताव हासिल करें। इसके अलावा राज्यपाल ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा स्पीकर का चुनाव कराया जाए। ऐसा हुआ तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही शक्ति परीक्षण हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास आघाड़ी सत्ता बचाने की जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का निशाना कुछ और ही है। उद्धव ठाकरे के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, लेकिन शिंदे की तैयारी तो सेना हड़पने की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट में पता लगेगा। शिंदे की ढाई चाल, सत्ता और सेना दोनों पर सवार। समंदर से ज्यादा मातोश्री में हलचल। उद्धव के लिए मुश्किलों से भरा हर पल। बचेगी सत्ता या ठाकरे परिवार का ठसक होगा कम? शिंदे के हिंदुत्व वाले दाव पर कैसे दहाड़ेंगे शेर? साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत को सीधा सीधा अगर समझें तो पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की बगावत सत्ता बदलाव के लिए। शिंदे उद्धव की बेरुखी से ऐसे दुखी हुए कि माया नगरी से 2700 किलोमीटर दूर अपने ही राजा से विद्रोह कर दिया। लेकिन क्या मामला इतना सीधा है, या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना की शतरंज की बिसात पर उद्धव को सीधे चेकमेट करने की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा में उद्धव ठाकरे को बहुमत से दूर करने और विधायकी बचाए रखने के लिए एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना से 2/3 यानी 37 विधायकों को अपने खेमे में करना था। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे एक के बाद एक 37 से ऊपर विधायकों को इकट्ठा करने में लगे हैं, ऐसे में एकनाथ शिंदे की मंशा कुछ और ही नजर आती है। अब तक एकनाथ शिंदे गुट 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, यानी उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 13 विधायकों का समर्थन ही रह गया। इन 13 में से एक विधायक तो खुद आदित्य ठाकरे हैं।
ऐसे में परिवार से बाहर शिवसेना के पास सिर्फ और सिर्फ 12 विधायक बचे हैं। हमारी पार्टी की जड़ रहे उनकी सबकी मीटिंगें लगाई गई थी। आज शाम में नगर सेवकों की मीटिंग लगाई। सबने पूरे एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हम लोग उतरे। विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन पार्टी के हम सब रहेंगे, क्योंकि ये शिवसेना में बगावत की ऐसी मार कभी नहीं देखी गई थी। इससे पहले भी शिवसेना से छगन भुजबल और नारायण राणे सरीखे कद्दावर नेताओं ने बगावत किया है, लेकिन तब कुछ विधायकों के अलावा वो कुछ बड़ा नुकसान शिवसेना को नहीं पहुंचा था, क्योंकि उस वक्त शिवसेना की सियासी बागडोर खुद बाला साहेब ठाकरे के हाथों में थी। लेकिन ताजा बगावत में विधायकों के साथ साथ शिवसेना के सांसदों के भी शामिल होने की चर्चा होने लगी। शिवसेना की 19 लोकसभा सांसदों में से 5 सांसदों के बगावत की बात भी की जाने लगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बगावत के पीछे सत्ता के साथ एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी पर भी दावा करने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये तैयारी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं तो किस आधार पर? दरअसल शिवसेना की स्थापना का मुख्य आधार ही हिंदुत्व, और विपक्ष बीते 2.5 सालों में शिवसेना पर हिंदुत्व से दूर होने का आरोप लगाता रहा है। अब एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर शिवसेना पर दावा ठोकने की तैयारी कर ली। दरअसल बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व के समर्थक थे। एकनाथ शिंदे ने भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। मुंबई से बाहर हिंदुत्व ही शिवसेना का आधार है। कांग्रेस से गठबंधन से उद्धव पर सवाल उठने लगे। कई विधायकों को अब चुनाव हारने का डर सताने लगा है। अभी तक बीजेपी गठबंधन में ये विधायक जीतते रहे, इसलिए अधिकतर बागी विधायक मुंबई से बाहर के हैं। शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? बाला साहेब की इसी लाइन को एकनाथ शिंदे ने विचारधारा का सवाल बना दिया, और इसलिए सिर्फ विधायक सांसद ही नहीं बल्कि शिव सैनिक भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ठाणे जिले की हैं। ठाणे एकनाथ शिंदे का गृह जिला है। मुंबई के बाद ठाणे ही वो जगह है जहां शिवसेना सबसे ज्यादा मजबूत है। ठाणे मुंबई और पुणे के बाद विधानसभा सीटों के हिसाब से भी सबसे बड़ा जिला है, और इस जिले से ही शिंदे के समर्थन में सबसे तेज आवाज सुनाई दे रही है। ठाणे जिले से शिवसेना के 5 विधायक और सभी के सभी शिंदे के साथ बागी रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में उद्धव की परेशानी अब सरकार बचाने से ज्यादा अपने पिता की विरासत बचाने की, क्योंकि अगर सत्ता के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने पार्टी पर भी दावा ठोक दिया तो उद्धव को चुनाव आयोग के दरवाजे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के 2.5 साल बाद उद्धव के लिए वही हालात हो जाएंगे कि न इधर के रहे न उधर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी रस्साकशी पर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये संकट इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी अदिति त्यागी। सब पहला सवाल और बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में यही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पास अब कितना वक्त बचा है। एज अ सीनियर लीडर आपको क्या लगता है, सरकार बच रही है या सरकार का वक्त खत्म हो गया है? देखिए, 2 चीजें हैं। आज की तारीख में मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे अपनी जगह हैं, हमारी सरकार अपनी जगह है। उनको हटाने का एक ही तरीका है, या तो वो खुद इस्तीफा दें या कोई अविश्वास प्रस्ताव लाके उनको हटाया जाए। अब वो कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। अब दूसरी बात जिसके कारण हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये है कि शिवसेना की लेजिस्लेटिव पार्टी में उनका विधायक दल है, उसमें एक दरार पड़ गई है। उसके 2 टुकड़े हो गए, 2 विभाग हो गए, विभाजन हो गया है। लेकिन हमारे पास एंटी डिफेक्शन कानून भी है, और एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अगर चुनाव के बाद अगर किसी विधायक दल में कोई विभाजन होता है तो 2/3 लोग अगर बाहर जाते हैं तभी उसको मान्य किया जाता है, उसको विधिवत तरीके से ग्राह्य माना जाता है, मान्य किया जाता है, वो एक्सेप्ट होता है। अब सवाल ये है कि क्या जो बागी विधायकों का ग्रुप शिवसेना का है उनके पास 2/3 विधायक हैं। अब फोटो दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन फोटो से
ये निर्णय नहीं होगा, ये कानूनी तरीके से होगा। ये जो मौजूदा संकट है, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? जब ये हमारा गठबंधन बना था, वो एक कागज के आधार पर बना था। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया था, क्योंकि मुद्दे थे जरूर। हमारे आला कमान में, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मन में भी आशंकाएं थी कि हम शिवसेना के साथ कैसे जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति को हमने हाईकमान को समझाया कि क्यों ये आवश्यकता है, बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी की सरकार हम बनने देंगे, हम रोक सकते थे, लेकिन हमने अगर बनने दी तो हम क्या बताएंगे माइनॉरिटीज को, हम क्या बताएंगे जनता को। तो उसके चलते ये सरकार बनी। लेकिन ये सरकार बनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बना था, उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं था, और शिवसेना की ओर से कौन था? शिवसेना की ओर से स्वयं एकनाथ शिंदे जी वहां चर्चा में बैठे थे। 2 दिन तक चर्चा हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, और अंततोगत्वा हमने तीनों ने मिलकर उस पर दस्तखत किए हैं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने रिलीज किया है। अगर चाहिए तो मैं, मेरे पास वाली कॉपी है, ऑफिस कॉपी, उसको दिखा सकता हूँ। क्या उस समय एकनाथ जी को हिंदुत्व की बात नहीं समझ आई? उनको पता नहीं चला कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ जा रहे हैं? और यही नहीं कि मैं आपको एक वीडियो की ओर मैं आपको इशारा करूंगा, आपने शायद देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे जी देवेंद्र फडणवीस जी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, और एक थाने में कोई लोकल इकाइयों के चुनाव हो रहे थे, तो उसमें एक आम सभा में, जिसमें उद्धव ठाकरे जी भी स्टेज पर मौजूद थे, रोकर कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस जी इतना तंग कर रहे हैं, इतने तकलीफ दे रहे हैं कि मैं अपने मंत्री पद का त्यागपत्र आपके सामने सौंप रहा हूं। पूरी थाने की जनता के सामने वो त्यागपत्र उन्होंने सौंपा। आगे उद्धव जी ने आगे नहीं उसको बढ़ाया, लेकिन पूरी थाने की जनता ने ये पेश किया है। तो क्या उस दिन के एकनाथ शिंदे जो कह रहे थे वो सही है, आज के एकनाथ शिंदे जो बता रहे हैं? 2.5 साल तक आपको कोई हिंदुत्व याद नहीं आया, आपने अच्छी तरह से काम किया, और एकदम अचानक आपको हिंदुत्व की याद आई है। बात देखिए, असल बात क्या है कि जब सरकार बनी थी तो एकनाथ जी का विचार था, सही पानी में था शायद, कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने कोई पद नहीं लिया, जब उनकी 95 में सरकार बनी थी तो उन्होंने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया और वो सेना प्रमुख बने रहे। उसी तरह से उद्धव जी शायद सेना प्रमुख बने रहेंगे, और उनके 2 नंबर के जो नेता है वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना की ओर से। उनका मानना था, कई लोगों का मानना था, हम भी सोचते थे कि शायद इसी तरह की व्यवस्था कुछ होगी। लेकिन पवार साहब ने इंटरवीन करके कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, उनको एक जूनियर नेता के साथ काम, उसके नेता के अंडर काम करने में, मुख्यमंत्री पद के अंदर करने में संकोच होगा, तो आप स्वयं कमान संभालिए, तभी ये गठबंधन बन सकता है। और उसके चलते ये बना। अब उस समय का ग्रज एकनाथ जी मन में रखे हुए हैं।